हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीपीएस एजुकेशन चैनल शिरोई। हमने जो लास्ट क्लासें हैं उनके अंदर जो आवृत्तबीजी पादपों में जनन है इसका डिस्कस कर रहे थे। इसमें से लैंगिक जनन का टॉपिक कंप्लीट हो चुका। सेकंड जो टॉपिक था जो हमारा अलैंगिक जनन का, ये अलैंगिक जनन का टॉपिक है, ये चल रहा था। अब अलैंगिक जनन का जो टॉपिक है इसके अंदर देखिए हमने इसके टाइप्स बताए थे, जिसमें अनिषेक बीज था, जिसमें कायिक जनन, जिसमें कायिक जनन के प्रकार थे। तो इसमें अलैंगिक जनन का हमने स्पष्ट अर्थ बताया था कि इस प्रकार के जनन में युग्मकों का निर्माण नहीं होता है, मेन रूप से युग्मकों का संयोजन नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए अनिषेक बीजता में क्या बताया था कि बीज का निर्माण होता है, पादप में बीज बनता है, लेकिन निषेचन नहीं होता है। सामान्य तौर पर लैंगिक जनन में हमने देखा था कि बीज का निर्माण निषेचन के बाद होता है, लेकिन यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, बीज बनता है लेकिन निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है। बिना निषेचन के बीज का निर्माण और उस बीज से पादप बनता है। तो ये हुआ अनिषेक बीज का। इसके बाद है कायिक जनन या कायिक परिवर्तन। तो कायिक जनन या कायिक परिवर्तन की यदि हम बात करते हैं तो इसका अर्थ ये बताया था, पादप के कायिक भाग जिसमें जड़ है, तना है, पत्ती है, कोई दूसरी जैसे जनन संरचनाएं हैं, तो पादप के कायिक भाग के द्वारा नए पादप का निर्माण होना कायिक जनन या कायिक परिवर्धन कहलाता है। तो ये पार्ट था। अब इसमें देखिए कि जो कायिक परिवर्धन होगा, इस कायिक परिवर्धन के अंदर हमने मेन रूप से कायिक पार्ट बताए, कोई जनन संरचना या फिर कई युग्मकों की बात नहीं करें। अब इसके बाद कायिक जनन है, इसके भी यदि हम बात करते हैं तो ये दो प्रकार है। देखिए यहाँ पर बीज नहीं बनेगा, यहाँ पर बीज बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए प्राकृतिक कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन की जो प्रक्रिया थी, जो स्टेप्स थे, जो एग्जाम्पल थे, वो हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किए कि प्राकृतिक रूप से किन किन भागों से कैसे कैसे जनन होता है, इसके एग्जाम्पल भी जो काफी इंपॉर्टेंट है उनको करवाया। अब देखिए यहाँ पर कि जो प्राकृतिक कायिक जनन है, यदि इसकी बात करें तो इसका मैं तुम्हें अर्थ बता देता हूं कि इस प्रकार के जनन में मानव इन्वॉल्व नहीं होता है। प्रकृति में पादप के कोई कायिक भाग के द्वारा अपने आप नए पादप का निर्माण होता है, यानी मानव यहाँ पर कोई कार्य नहीं करता है, मानव का इन्वॉल्व नहीं होना है। यदि यहाँ पर कृत्रिम कायिक जनन की बात करें तो इसके अंदर देखिए स्थिति वही है कि पादप के कायिक भाग के द्वारा नए पादप का निर्माण होता है, लेकिन उस नए पादप का निर्माण जो होता है तो उस प्रक्रिया में मानव इन्वॉल्व होता है, इसीलिए इसे कहा कृत्रिम कायिक जनन। तो हमारा जो टॉपिक रहेगा वह है कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन। देखिए इसके अंदर ये तीन वर्डिंग है। जनन का मतलब अपने जैसी संतान उत्पन्न करना। हम पादपों की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब पादप के द्वारा नए पादप की उत्पत्ति करना, यह हुआ जनन, यानी नए पादप का निर्माण हो जाएगा। इसके बाद यदि हम बात करें कृत्रिम की तो हम ये कह रहे हैं कि नए पादप को उत्पन्न करवाने में मानव का इन्वॉल्व होगा या मानव जो है रोल प्ले करेगा। अब इसका अर्थ ये हुआ मानव पादप नए उत्पन्न करवाएगा, या फिर कहें एक पादप से जब नया पादप बनेगा तो उस प्रक्रिया में मानव भाग लेगा, यानी कृत्रिम हुआ। इसके बाद कायिक। अब नए पादप के किस भाग से होता है, तो हम ये कहेंगे पादप के जो कायिक भाग हैं उन कायिक भाग से मानव के द्वारा नए पादप का निर्माण करना कृत्रिम कायिक जनन कहलाता है। देखिए डेफिनेशन को एक बार फिर से, पादप के कायिक भाग के द्वारा नए पादप को मानव के द्वारा उत्पन्न करवाना कृत्रिम कायिक जनन कहलाता है।
तो ये तो हुआ इसके, हम ये कहें कि इसका अर्थ क्या हुआ, इसकी डेफिनेशन क्या हुई। इसके बाद हम बात करते हैं कि कृत्रिम कायिक जनन है, इनके प्रकार। तो कृत्रिम कायिक जनन है, इसको डिवाइड किया और इसके प्रकार हैं 3। सबसे फर्स्ट यदि हम बात करें तो इसके अंदर आ जाता है कर्तन या फिर कहे कटिंग, ये बात। सेकंड यदि हम बात करते हैं तो इसके अंदर आ जाता है दाब लगाना, या फिर कहें लेयरिंग। थर्ड की यदि हम बात करें तो इसको कहते हैं रोपण या फिर कहें ग्राफ्टिंग। कृत्रिम कायिक जनन है वो 3 प्रकार से है। इसमें से हम बात करेंगे फर्स्ट जो है कर्तन का। ये कर्तन जो है इसको 2 भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट जो है स्तंभ या फिर कहें कि जो स्टेम कटिंग कर्तन या फिर कहें स्टेम कटिंग, ये हुआ। सेकंड जो आता है मूल कर्तन या फिर कहें रोट कटिंग, ये पार्ट। अब देखिए स्तंभ कर्तन और मूल कर्तन, यहां पर इनके नामों से स्पष्ट है कि नए पादप का जो निर्माण है वो स्तंभ से होगा। कृत्रिम का मतलब मानव करवाएगा, यानी पादप के स्तंभ या तने से नए पादप का निर्माण मानव के द्वारा करवाया जाएगा। अब ये देखिए कि इस विधि में कैसे करवाता है मानव। तो इसका एक सबसे सिंपल एग्जाम्पल यदि हम देखते हैं तो गन्ने की खेती की जाती है, वो इसी विधि से होती है। और यदि हम बात करें तो देखिए गन्ने के अंदर हम ये स्ट्रक्चर सभी जानते हैं कि गन्ने की इस प्रकार के जो संरचना है, जो तना रहता है उसके अंदर ऐसे छोटे छोटे टुकड़े बने हुए हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं इस तरीके से। इनमें से ये जो पार्ट रहता है जहां पर ये 2 टुकड़े जुड़ते हैं, इसको हम कहते हैं परव संधि। और ये जो रहता है, यानी ये जो टुकड़ा है, इस टुकड़े को हम कहते हैं परव। तो देख परव और परव संधि की डेफिनेशन, 2 परव, एक परव ये हुआ, एक परव ये, कि 2 परव जिस भाग पर जुड़ते हैं या 2 परव जहां जुड़ते हैं उस पार्ट को हम कहते हैं परव संधि, ये पार्ट हुआ। यदि हम बात करते हैं परव की तो हम ये कहेंगे कि एक परव संधि ये और ये परव संधि ये, 2 परव संधियों के बीच का जो ये पार्ट रहता है उसको हम कहते हैं परव। तो ये तो है उसे स्तंभ की बात, या फिर कहें कि जो स्तंभ कर्तन की हम बात कर रहे हैं उसके अंदर। देखिए दोनों विधियां बिल्कुल कॉमन है। इसमें हम स्तंभ या तने को काम में लेते हैं, इसमें हम मूल को काम में लेते हैं। तो ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल कॉमनली है ये। अब देखिए इसमें कि यदि हम इसकी बात करें तो ये पार्ट, कि जैसे ये तना है इसके छोटे छोटे टुकड़े बनाए जाते हैं और ये जो टुकड़े हैं इन टुकड़ों को कहते हैं कलम। तो यहां पर देखिए ये स्तंभ है, स्तंभ का जो टुकड़ा है उसको हमने कहा कलम। अब ये जो कलम होते हैं, इन कलम जो है इनको भूमि में लगाते हैं। तो किस प्रकार से जो मिट्टी में लगाते हैं, अब इसको देखिए कि जैसे ये पार्ट हुआ, ये मिट्टी की सरफेस, इसमें से जो कलम है
उस कलम को इस तरीके से लगाते हैं कि इसकी एक परव संधि इसके अंदर और एक परव संधि इसके बाहर। यानी ये जो है कि इस तरीके से लगाते हैं कि जो कलम है उस कलम की एक परव संधि इसके नीचे है, यानी मिट्टी के नीचे है, और एक परव संधि मिट्टी के बाहर। यदि इसकी बात करें तो इस पार्ट जो है इससे तो पर रो का निर्माण होगा, और यदि इसकी बात करें तो देखिए तने से जड़ें बढ़ती हैं तो अपस्थानिक जड़ें कहते हैं, और यदि जड़ों से पर रो या तने का निर्माण होता है तो उसे अपस्थानिक कलिका कहते हैं। तो यहाँ पर ये कलम है, ये किसका है? तने का पार्ट है, तो यहाँ पर बनेंगी अपस्थानिक जड़ें, अपस्थानिक जड़ें। तो यहाँ पर जड़ें बन जाएंगी, तने का पार्ट ये स्वयं है, तो जड़ और तने का निर्माण होगा, एक नए पादप का निर्माण हो जाता है। तो इस विधि को हम कहते हैं स्तंभ कर्तन। और सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल मैंने बताया कि गन्ने का हुआ, बांस का जो पादप है उसके अंदर ये विधि अपनाई जाती है। तो इस तरीके से यानी जिनके अंदर परव और परव संधियां पाई जाती है उन पादपों में ये विधि काम में ली जाती है। अब इसके बाद देखिए मूल कर्तन। यदि हम मूल कर्तन की बात करें या मूल कटिंग या रूट कटिंग की बात करें तो बिल्कुल सेम यही है कि उसमें जड़ के एक छोटे टुकड़े को भूमि से दबाया जाता है और उससे अपस्थानिक कलिकाएं बनेंगी। देखिए तने से अपस्थानिक जड़ें बनेंगी, हम यहाँ पर जड़ ले रहे हैं, मूल ले रहे हैं, तो उससे बनेंगी अपस्थानिक कलिका। तो उसी प्रकार से जैसे जो जड़ रहेगी उसके छोटे छोटे टुकड़े किए जाएंगे, उन टुकड़ों को भूमि के अंदर इस प्रकार से लगाते हैं कि उसका कुछ भाग भूमि के अंदर और कुछ भाग भूमि के बाहर होता है। जो भाग अंदर रहता है उससे जड़ें बन जाती हैं, जो भूमि के बाहर रहता है उससे पर्रों का निर्माण हो जाता है, कलिका का निर्माण हो जाता है। यदि इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हम बात करें नींबू का पादप है, इसके अंदर इस प्रकार की जो विधि है इसको काम में लेते हैं। अमरूद का है, यानी बड़े वृक्ष है उनके अंदर काफी यूज में लेते हैं। तो ये तो थी दो विधियां, यानी कर्तन की जो विधियां हैं फर्स्ट और सेकंड, एक पार्ट हुआ। इसके बाद अगला जो हमारा पार्ट आता है उसमें आता है दाब लगाना। तो देखिए जो दाब लगाना है, यदि इसकी बात करें हम, दाब लगाना ये भी दो विधियां हैं। यहां पर देखिए जो दाब लगाना जो है इसके अंदर हम क्या करते हैं कि इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर क्या है, इसमें तने से नए पादप का निर्माण करते हैं, इसमें भी तने से नए पादप का निर्माण करते हैं, लेकिन दोनों में सबसे मेन अंतर क्या है, इस विधि में तने को पादप से अलग किया जाता है, उसके टुकड़े बनाए जाते हैं, उन टुकड़ों को भूमि में लगाया जाता है, उसके बाद जड़ें उत्पन्न होती हैं। लेकिन इस विधि में जो भी कलिका या फिर जो कलम लेते हैं या जो टहनी होती है उस टहनी को पादप से अलग नहीं करते हैं, पादप के ऊपर जुड़े रहते हुए ही जड़ें उत्पन्न की जाती हैं और फिर उसे काट करके अलग करते हैं, उसके बाद वही है नया पादप बन जाता है। तो देखिए इसमें और इसमें अंतर क्या आया कि इसमें पहले तने को काटा जाता है टुकड़ों में, फिर उसको भूमि में लगाते हैं, फिर जड़ें बढ़ती हैं। और इसमें क्या कर रहे हैं दाब लगाने में कि जड़ें पादप में जड़ें जो रहती है वो टहनी पर पहले उत्पन्न की जाती हैं और बाद में उस टहनी को जड़ों से पहले वाले पार्ट से काट करके अलग किया जाता है। और ये यदि बात करते हैं तो दो भाग में दो विधियां हैं इसके अंदर, और इसमें जो फर्स्ट आता है जैसे जो टीला दाब विधि, और दूसरी जो है वायु दाब या फिर कहें गुट्टी विधि। यहां पर यदि बात करें माउंट
लेयरिंग या फिर कहें टिल्ला दाब विधि। इसके बाद दूसरी जो विधि है वायु दाब या फिर कहें गुट्टी विधि। तो फर्स्ट में हम बात करेंगे टिल्ला दाब विधि। देखिए फर्स्ट जो विधि है टिल्ला दाब विधि। अब टिल्ला जो दाब विधि है यदि इसकी बात करें तो इसके अंदर देखिए किस प्रकार से जो काम में लेते हैं कि ये जो पादप है टिल्ला दाब विधि में क्या करेंगे कि जैसे ये पादप है मूल, ये पादप है, इस पादप से यदि बात करें ये तने का पार्ट है और इससे इस तरीके से ब्रांचें निकली हुई है इस तरीके से ये तो ये हुए, यानी हम बात करें तना या फिर कहें शाखाएं या फिर कहें टहनी। देखिए ये पार्ट कि ये जो पार्ट है टहनी का पार्ट हुआ, ये जो टहनी का पार्ट है इस टहनी के पार्ट को हमें इस तरीके से नीचे की ओर यानी मिट्टी की ओर भूमि की ओर घुमा देते हैं या झुकाते हैं और इसको झुका करके मिट्टी के संपर्क में ले आते हैं। लेकिन यहां पर ध्यान देने का है कि ये इसका शीर्ष पार्ट है। देखिए तो हमने क्या किया कि इसको यहीं पर देखिए मैं बता रहा हूं कि इसको इस तरीके से नीचे की ओर झुका दिया इस पार्ट को और झुका करके इसको ऐसे झुकाते हैं हम ये पार्ट। देखिए ये पार्ट हो गया कि इसका शीर्ष भाग है यानी इस टहनी को हमने नीचे की ओर झुकाया और झुकाते इस तरीके से इसका शीर्ष भाग मिट्टी से बाहर है और ये जो पार्ट है इस पर हम मिट्टी लगा देते हैं, एक टिल्ला बना देते हैं मिट्टी का। कुछ समय बाद क्या रहता है कि इस भाग से जड़ें बन जाती है, अपस्थानिक जड़ें बन जाती है। अब इसको यहां से काटते हैं इस जगह से और काट करके किसी दूसरे स्थान पर हम इसको लगा देते हैं, यानी अपना जो पार्ट है वो इस तरीके से बन गया और नीचे जो है वो जड़ें हैं। तो देखिए हमने ये पहले भी बताया था कि दाब विधि जो रहती है उसमें पहले जड़ें उत्पन्न की जाती हैं, उसके बाद उस शाखा को काटा जाता है। तो यहां पर यही है, देखिए इस विधि के अंदर कि ऐसी कोई शाखा लेते हैं जो पादप की 1 से 2 वर्ष पुरानी होती है, भूमि के संपर्क में आ सके, ऐसी शाखा लेते हैं। तो ये जो पार्ट है इस पार्ट को हम भूमि की ओर दबाते हैं नीचे की ओर, तो इसको ऐसे झुकाएंगे कि ये भूमि के संपर्क में आ जाए। इसके ऊपर हम मिट्टी डाल देते हैं और इसका शीर्ष भाग मिट्टी या कहें भूमि से बाहर रहता है। ये जो दबा हुआ भाग है इसमें जो परव संधियां रहती हैं उनसे अपस्थानिक जड़ें बनेंगी, यानी ये जो पार्ट है अपस्थानिक जड़ें। अब देखिए जो सेकंड विधि है वायु दाब या गुट्टी विधि। तो इसके अंदर क्या करते हैं कि वायु दाब या गुट्टी विधि जो रहती है उसमें बिल्कुल इसी तरीके से लेकिन थोड़ा सा अंतर आ जाता है। वही एक शाखा से नए पादप का निर्माण करते हैं। अब देखिए कैसे करेंगे कि जैसे ये पार्ट है, ये जो पादप है इस तरीके से, इस पादप पर ऐसे ब्रांचें हैं इस तरीके। देखिए ये जो टहनी या शाखाएं हैं, इन शाखाओं में कि 1 से 2 वर्ष पुरानी जो शाखा रहती है उस शाखा की छाल पर एक कट लगा दिया जाता है, यानी ये जो है इस पर एक कट लगा दिया जाता है इस तरीके से, छाल को कट किया। अब ये जो पार्ट है इस पार्ट पर हम रुई है
मिट्टी है या जो मोस है इसको इसके चारों ओर लपेट देते हैं। इसके चारों ओर लपेट दिया इस तरीके से। अब इसके बाद ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम किसी रस्सी या कहें कि जो सुतली होती है उससे बांधते हैं। इसके बाद इससे ठीक ऊपर की शाखा पर, यानी इससे ऊपर की शाखा पर हम एक घड़ा जो रहता है या मटका, इस मटके को लेते हैं, इसमें जल भरते हैं और ये जो पार्ट है इसके नीचे एक छेद करते हैं। यहां से जो ये सूतली होती है या रस्सी होती है इसको ऐसे अटैच कर जोड़ देते हैं। अब देखिए कि ये जो पार्ट यहां पर जुड़ा हुआ है ये रस्सी का, इसमें पानी भरा हुआ है। अब यहां पर ये जो पार्ट है इस तरीके से इसको बांध रखा ऊपर। अब यदि हम इसको देखें कि जैसे ये जो पार्ट है इस पार्ट को हमने बांध दिया है, इसमें पानी भर रखा है, ये पानी इस रस्सी के द्वारा धीरे धीरे इसके चारों ओर आता है, इसे गिला कर देता है और कुछ दिनों बाद यहां पर फिर वही अपस्थानिक जड़ें बनेंगी। और फिर इसको यहां से काट देते हैं और नए पादप का निर्माण हो जाता है। और ये जो संरचना हमने बनाई है, जहां पर एक टहनी है उस पर मोस या मिट्टी है या रुई है उसको बंद है, तो ये जो पार्ट है इसको कहते हैं गुट्टी। ये पार्ट इसको गुट्टी कहते हैं। तो इस प्रकार से इस टहनी से एक नए पादप का निर्माण हो जाता है। तो ये दूसरी विधि थी जिसमें वायु दाब या गुट्टी विधि है। इसके बाद अगला जो हमारा पार्ट आता है या जो टॉपिक आता है वो टॉपिक है रोपण का। देखिए ये पार्ट रोपण जो है, इसकी जो विधियां हैं यदि इसकी बात करें तो इसके अंदर जो फर्स्ट विधि आती है वो है जिव्या। जिव्यारोपण या फिर कहें इसको विहिप रोपण। वही रोपण। सेकंड जो विधि आती है यदि हम इसकी बात करें फ्रैक्चर, फ्रैक्चर या वेज रोपण। ये सेकंड विधि है। इसके बाद यदि हम थर्ड विधि की बात करें क्रीट या मुकुट रोपण, और फोर्थ यदि बात करें तो हम कहते हैं स्कंद जो रोपण होता है या कली का रोपण। तो देखिए यहां पर जो कली का रोपण है तो ये चार विधियां हैं। रोपण के अंदर हमने चार विधियां, वीप रोपण, फ्रैक्चर रोपण, क्रेट रोपण। देखिए ये जो चार विधियां हैं, अब इन चार विधियों को देखते हैं। अब देखिए इसमें जो चार विधियां हैं इनके अंदर सबसे फर्स्ट में, इन चारों विधियां हैं इनको एक बार कॉमन समझते हैं, बाकी फिर सभी का मेथड एक ही रहता है। देखिए एक जो पादप है उस पादप की हम बात करें तो एक पादप तो ये हुआ इस तरीके, दूसरा पादप यदि हम देखें तो दूसरा पादप देखिए ये है। अब इन चारों विधियों का एक ही मेथड है कि एक पादप जो है उसके तो जड़ का पार्ट लेंगे, दूसरा पादप है
उसकी कोई शाखा लेंगे और उनको जोड़ते हैं, यानी दो अलग अलग पादप लेते हैं। देखिए इन सभी में तो पादप हैं, एक ही पादप से नए पादप की उत्पत्ति हुई, लेकिन इस विधि में दो अलग अलग पादपों को जोड़ा जाता है और उससे एक नए पादप को बनाया जाता है। अब यहां पर किसको जोड़ा जाएगा? जिस पादप की जड़ें होती हैं, तो जड़ें रहती हैं उस पादप को। देखिए मैं बताऊं कि इस तरीके से ये जो पादप है इसको हमने काट दिया और संरचना हमारे पास ये इस तरीके से, इसको कहते हैं स्कंद। जिस पादप की जड़ें होती हैं या जिस पर जोड़ा जाता है। इसके बाद दूसरा पार्ट ये है जिसकी टहनी को हमने काम में लिया, जैसे ये पार्ट हुआ, इसको कहते हैं कलम। तो ये जो कलम और स्कंद है, इन दोनों को जोड़ दिया जाता है। ये हुआ स्कंद और इस पर हम कहते हैं ये जो कलम है, इस कलम को जोड़ दिया जाता है इस तरीके, और इसके बाद इनको एक रस्सी या धागे से बांध दिया जाता है। ये मेथड रहता है इनका। तो यहां पर जिस भाग को जोड़ा जाएगा उसको कहते हैं कलम। देखिए जिस भाग को हम जोड़ रहे हैं उसको कह रहे हैं कलम। इसके बाद यानी ये पार्ट कलम का हुआ। जिस भाग पर जोड़ रहे हैं या जिसकी जड़ें होती है उसको हम कहते हैं स्कंद। तो इस प्रकार से एक स्कंद और एक कलम को आपस में जोड़ा जाता है। अब यहां पर देखिए ये जो पादप रहता है, इस पादप में अच्छे लक्षण नहीं होते हैं, लेकिन इस पादप में अच्छे लक्षण होते हैं। तो हम ये कहें एक निम्न गुणों वाले पादप है, या फिर कहें कम अच्छे लक्षणों वाले पादप पर एक अच्छे लक्षणों वाले पादप को जोड़ दिया जाता है, और इसके बाद इस पादप से जो शाखाएं बनेंगी, इन शाखाओं पर इसी पादप के फल, पुष्प या उत्पाद प्राप्त होंगे। तो हमें एक ये कहें कि एक घटिया या कम अच्छे लक्षणों वाले पादप पर अच्छे लक्षणों वाले उत्पाद प्राप्त हो जाते हैं। तो इन चारों विधियों में यही रहता है, ये इनका एक बेसिक मेथड है। अब देखिए इनको जोड़ते कैसे हैं, इसमें थोड़ा सा अंतर रहता है और उसके आधार पर ये विधियां बनी हुई है। सबसे फर्स्ट बात करें हम, जैसे व्हीप या जिह्वारोपण। तो देखिए व्हीप या जिह्वारोपण है, उसमें बिल्कुल इसी तरीके से होगा कि एक तिरछा कट लगाएंगे स्कंद में और एक तिरछा कट लगाएंगे जैसे कलम में, इस तरीके। देखिए ये भी ध्यान देना है, इनकी मोटाई स्कंद और कलम की मोटाई समान होती है लगभग। अब इसके अंदर एक वी शेप का कट लगा देते हैं कि इसमें हम एक वी शेप का ऐसे कट लगा देते हैं, ये ऐसे ही इसको कट करते हैं। इस तरीके से ये कट करते हैं और फिर इसको यहां पर लगाते हैं। तो बिल्कुल यही स्थिति होगी इनकी कि ये जो पार्ट है ये इस तरीके से होगा, और ये तो कलम का पार्ट हुआ और ये पार्ट है स्कंद का पार्ट, इस तरीके, और इनको बांध दिया जाता है। अब ये आपस में जुड़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक विशेष ध्यान ये देना पड़ता है
कि इसका कैम्बियम और इसका कैम्बियम भी आपस में अटैच होने चाहिए, जाइलम और फ्लोएम में वो भी एक दूसरे के नजदीक होने चाहिए। कुछ दिनों बाद कोशिका विभाजन होता है, ये दोनों पार्ट या कैम्बियम जुड़ जाते हैं और यहाँ पर नया पादप बनता है, उस पर इस पादप के लक्षण आएंगे। तो ये था फर्स्ट वे। इसके बाद हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं, फैचर या वेज रोपण। फैचर या वेज रोपण है, उसमें जो कट लगाया जाता है वो कट इस तरीके से न लगा करके वह कट ऐसे लगा दिया जाता है, ऐसे इस तरीके से कट लगाया जाता है। अब देखिए ये जो कट लगाया जाता है, यदि इस कट की बात करें तो ये इस तरीके से होगा, इसमें ऐसे यानी वेज जो वी आकार की खांच बनाई जाती है। और ये जो कलम रहता है, इस कलम की यदि हम बात करें तो इस कलम के अंदर वेज आकार की खांच बनाई जाती है। इसके बाद उसी प्रकार से हम इन दोनों को जोड़ देते हैं कि ये पार्ट है, इसको ऐसे जोड़ दिया। दूसरा पार्ट ये स्कंद का पार्ट हुआ, ये पार्ट, और इसके बाद फिर इसको उसी प्रकार से हम बांध देते हैं। कुछ दिनों बाद इनके जो कैम्बियम है, एद है, वो जुड़ जाते हैं। जुड़ने के बाद ये पादप ग्रोथ कर जाता है और इस पर नए लक्षण आ जाते हैं इस पादप। तो इस प्रकार से ये सेकंड पार्ट या फ्रैक्चर हुआ। देखिए फर्स्ट पार्ट ये, सेकंड ये हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं क्रेट या मुकुट। देखिए इन दोनों में ये है कि जितनी मोटाई का स्कंद होता है उतनी ही मोटाई का कलम होता है, लेकिन क्रीट या मुकुट रोपण रहता है उसमें अलग है कि जो स्कंद है इसकी मोटाई अधिक होती है। अब देखिए इस पार्ट को यदि हम देखें तो इस तरीके से हम कहेंगे कि जैसे ये पार्ट हुआ इस तरीके से, ये पार्ट है, इस पार्ट को हमने इस तरीके से ये बन गया हमारा पार्ट, ये स्कंद हुआ। इस स्कंद पर हम जो कलम लगाते हैं, इन कलम्स का जो व्यास होता है वो कम होता है, और यदि हम बात करें तो हम इस तरीके से लगा देते हैं इस पर कि जैसे ये पार्ट था, इसके साथ में हमने इस तरीके से ये कलम लगाई। ऐसे ही हम क्या करते हैं कि जैसे ये दूसरी कलम लगा देते हैं, ऐसे ही हम क्या करते हैं तीसरी कलम लगा देते हैं, इसी प्रकार से हम और कलम लगा देते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो एक स्कंद पर चारों ओर हम कलम लगा देते हैं, जो एक मुकुट जैसी संरचना दिखाई देती है, इसीलिए इसे क्रीट या मुकुट रोपण कहते हैं। तो इसमें एक स्तंभ है, जो स्कंद है, उस पर अनेक कलम लगाई जाती हैं, फिर वही प्रोसेस है कि इनको बांध दिया जाता है इस तरीके, यानी ये हुई कलम। तो इसमें क्या रहता है कि एक स्कंद पर अनेक कलम। इसके बाद अगला आ जाता है कलिका रोपण। तो कलिका रोपण में क्या करते हैं, अब इसके अंदर देखिए, कलिका रोपण में जैसे ये स्कंद होता है, ये और ये जो स्कंद रहता है, इस स्कंद में टी आकार का कट लगा दिया जाता है, यानी इसके अंदर यदि हम बात करें, इसकी जो छाल रहती है उस छाल में ऐसे टी आकार का कट लगाते हैं। टी आकार में कट लगा दिया। इसके बाद जो कलम होती है उस कलम को भी हम इसी तरीके से, जैसे ये कलम है तो इस कलम को हम बिल्कुल इसी तरीके से काटते हैं ऐसे, और इस कलम को हम यहाँ पर इस छाल के नीचे की साइड में इस टी आकार के जो कट लगाते हैं उस कट के अंदर स्थापित करते हैं, और उसके बाद फिर इसे बांध दिया जाता है, और इससे एक नई शाखा जुड़ जाती है और इसके लक्षण आ जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये
चारों विधियां की। और यदि हम देखें कृत्रिम कायिक जनन के अंदर कर्तन, दाब लगाना, रोपण, तीनों विधियां थी, तीनों के जो पार्ट थे वो कंप्लीट हुए। और इसी के साथ हम ये कहें पादपों के अंदर जो अलैंगिक जनन है वो पार्ट भी कंप्लीट हुआ। देखिए इसकी इंपॉर्टेंस मैं बता देता हूं कि एक तो यहाँ पर बीज की जरूरत नहीं होती है। दूसरा पार्ट, एक अच्छे लक्षणों वाले पादप से अनेक अच्छे लक्षणों वाले पादप बना सकते हैं इसके छोटे छोटे टुकड़ों से। इसके बाद यदि हम देखें कि ये जो है एक ही पादप पर हम अनेक पादप भी जोड़ सकते हैं, जिससे एक ही जैसे पुष्प वाले पादपों की बात करें, एक पादप पर अनेक रंगों के पुष्प भी उत्पन्न हो सकते हैं, यानी एक पादप पर अनेक लक्षणों वाले पादप उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस भी रहते हैं और एक बार अच्छे लक्षण आ जाते हैं वो कई पीढ़ियों तक बने रहते हैं। तो ये आता है अलैंगिक जनन। तो हमारे जो टॉपिक है जिसमें लैंगिक अलैंगिक जनन, वो दोनों टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं।